तो बच्चों वेलकम बैक। कहानी ये हुई थी कि हमारा जो वीडियो हमने बनाया था वो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा यहाँ पे। और हमने ये क्वेश्चन लिख लिया था, इस क्वेश्चन के आगे हमें सॉल्व करना था कहानी। तो कहानी क्या बनती इसके बाद वाली, हम इस क्वेश्चन को लिख लिया था। अब इस क्वेश्चन में मैं तुमको एक बात समझाना चाह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ये नहीं बोल रहा है कि मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन हूँ। दूसरी बात, ये आपको ये नहीं बता रहा है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लिख के आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो नहीं बता रहा है। हाँ, अगर आपको ऐसा बोला जाए तो आपको बकायदा उसको ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा ही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम, बस यहाँ पे 55 डिग्रीज करके क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुका है। तो क्यों ना इसी क्वेश्चन को समझ ले, तो बोर्ड्स वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इसकी कहानी। ये जो बोल रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज, इसका ये बोलना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये दो एंगल्स की बात में कर रहा है, एक लार्जर की बात कर रहा है, एक स्मॉलर की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई साहब, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये कोई लाइन है और ये 85 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पता है कि ये 180 डिग्री रहता है। तो मान लो 85 डिग्री x डिग्री है और ये जो बचा हुआ एंगल है ये y डिग्री है। तो आप मुझे बोल दोगे कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज बिल्कुल बोल दोगे ना, बकायदा बोल दोगे कि x डिग्री प्लस y डिग्री। इस केस में अगर सर ये x डिग्री है ये y डिग्री है, तो दोनों मिलकर बना रहे हैं 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जो मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री, उन दो एंगल्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये क्वेश्चन केवल आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा है, आंसर नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को ये भी चाहिए कि तुम्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन पता है या नहीं पता है। अगर वो पता है तो ही इस क्वेश्चन को तुम सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हम करें तो 180 डिग्री आ जाए, उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे एक और एंगल्स होते हैं जिनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला जाता है। तो अब मुझे बताओ बच्चे, जैसे ये दोनों सम 180 डिग्री हो रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितने डिग्री रहता है। तो ये जो है ये मुझे बिल्कुल कमेंट डाउन करके बताना है कि सर ये इतना रहता है। गूगल बाबा तो चलाते ही हो, चैट जीपीटी सबके रग रग में बस चुका है। जाओ सीखो और ये मुझे बताना, ताकि ये नेक्स्ट अगर फ्यूचर में ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाए और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहे तो हम उसका भी आंसर निकाल पाए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो रहते हैं जिनका सम 180 डिग्री रहता है। तो अगर मान लीजिए कि ये 85 डिग्री है, तो दूसरा एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बकायदा y डिग्री तुम कैसे निकाल लोगे, 180 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। 85 डिग्री क्या होता है, 10 में से 5 जाएंगे तो 5। ठीक है, 95 डिग्री बन जाएगा, y डिग्री 95 बन जाएगा। दैट मीन्स क्या है, एक एंगल बड़ा हो सकता है तो दूसरा छोटा होगा, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो वही बात इसने यहाँ पे बताने की करी है, क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा वाला है वो एक्सीड्स करता है स्मॉलर एंगल को बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, इतनी कहानी खत्म, समझ में आई। तो हमें दो चीजें माननी पड़ेगी। फाइंड देम बोला है, दोनों एंगल्स को पता करने के लिए बोला है, तो हम क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट लार्जर एंगल इज x डिग्री और स्मॉलर एंगल इज y डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अबव इंफॉर्मेशन से फिर क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन, जो तुमको ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उससे क्या बोला है उसने कि जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने मान लिया लार्जर, हाँ, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड मतलब कि ज्यादा होना
स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये आपके छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है मतलब मोर देन, ज्यादा है। तो ये बात उसने बोल दी है, तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू लार्जर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 80 डिग्री। ये बन गए बेटा तुम्हारी झट से इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं। नाउ नेक्स्ट, आप बोलोगे सर एक ही तो इक्वेशन दी हुई है, अब दूसरी कहां से लाए, तो दूसरी बच्चा यही तो तुम्हें पता होना चाहिए। यही तो बात बता रहा हूं कि ये चीज भी पता नहीं रहेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वैसे ही अगर तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कितने डिग्री रहता है इक्वेशन नहीं पता रहेगी तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। झट से जाओ, इसको गूगल करो और आंसर मेरे कमेंट में जरूर डाल देना। तो अब हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी से x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। कोई बात नहीं, ये इक्वेशन हमारे धन से फर्स्ट बन गई थी, ये इक्वेशन हमारी फटाक से इक्वेशन नंबर 2 बन गई। चीज समझ में आई? कितनी प्यारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारी वो चेक कर रहा है यहाँ पे। तुम इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाते हो कि नहीं? छोटा सा क्वेश्चन, 2 चीजें पूछी हुई, पता होना चाहिए। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद डिटेक्ट करना है अपने इंट्यूशन से, अपने ब्रेन से। साथ के साथ में सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इतनी चीजें नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है? ये चीज तो लिख लेना साइड में रफ में। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हमको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को ले लेते हैं दूसरे की टर्म में और अगले वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हमारे पास तो लिया ही हुआ है x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्यों ना इस वैल्यू को डाल दिया जाए। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है? तो x की जगह पे इस चीज को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस ये y तो वहीं का वहीं था, y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री वैसा का वैसा। तो एक चीज तो बच्चों तुमको समझ में आ गई होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो क्या चीज समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, x की टर्म में हमें दूसरे वेरिएबल्स को बना लेना है, नेक्स्ट वाले में उसको डाल देना है। तो उससे क्या होता है कि उससे एक इसको करने से फायदा क्या होता है कि y में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। जब एक वेरिएबल रहेगा तो हम पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे। 2 वेरिएबल्स में कैसे करेंगे, y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 18 प्लस का था, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल को अननोन को एक साथ कर लेते हैं। अननोन क्वांटिटी को 180 उधर चले जाए, 18 डिग्री उधर चले जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। 180 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से डायरेक्ट करेंगे, 10 में से 8 गए बचे 2, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गए तो बचे 6, 162। तो y डिग्री क्या हो जाएगा, 162 डिवाइड बाय ये 2 है था, y हो जाएगा दूरी 18 16, 2 एकम 2, तो y डिग्री कितना हो गया, 18 डिग्री। तो भाई साहब y इज इक्वल टू 81 डिग्री हमारा आंसर आया है। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं रुकना है, हमें x डिग्री लार्जर एंगल भी तो पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग y डिग्री इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लिख देनी है इसमें, सारी पूरे रामायण महाभारत उनको बताते हुए चलनी है। x डिग्री क्या हो जाएगी, x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा y डिग्री है हमारे पास 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9 99 डिग्री। हैंस हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। लार्जर एंगल is 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, 81 डिग्री। अब मेरे बच्चे दिमाग लगाएंगे, इन दोनों को तुम जोड़ लोगे 180 आ जाएगा, 99 प्लस 81
180 डिग्री आ जाएगा। तो इससे क्या चीज समझ में आएगी, इससे यही समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स क्या कर रहा है, खाली हमारे दिमाग को के साथ में हेरा फेरी कर रहा है। ये चीज जो हमने बनाई है उसी से तो हमने y और x निकाला है, तो ये इसको तो प्रूव करेगा ही करेगा। ठीक है, एक उन्होंने कंडीशन दी थी, दूसरी हमको प्रॉपर्टी पता थी, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लो, सारी चीजें अच्छे से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको VIMP में डाल देना भैया। हो सकता है ये जो डिग्री है इसकी जगह पे अलग अलग वैल्यूज आए। 55 डिग्री वाला क्वेश्चन पिछली बार मैं बता रहा हूँ आया हुआ है आपके बोर्ड्स में, जिसमें 55 डिग्री था। एक चीज और मैंने बताई है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आ सकते हैं। कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसके बाद में तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, आपकी एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको समझेंगे, उसके बाद में हम सॉल्यूशन मारेंगे। चीज समझ में आ रही है, उसके बाद में हम सॉल्यूशन मारेंगे। क्वेश्चन बड़ा सा लग सकता है, लेकिन हमारे हौसलों से बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन बड़ा दिखता है, इंटरप्रेट करने वाले तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं बड़े दिखते हैं, बेसिकली उसके अंदर जाओगे तो वो पूरी कहानी समझा रहा होता है तुम्हें, और उसमें से इक्वेशंस तुम्हें निकालनी रहती है। इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, बात किसकी चल रही है, टैक्सी के चार्ज की। जो ओला उबर करते हैं, जो टैक्सी हम करते हैं, उसमें जो हम पैसे देते हैं, चार्जेस देते हैं, उसकी बात चल रही है। इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, किस किस चीजों से वो चार्ज मिलके बना है। इंग्लिश भी तुम्हारी टेस्ट होगी भाई साहब साथ के साथ में। ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, पहली बात करी एक फिक्स्ड चार्ज की, एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि टैक्सी के जो चार्जेस है एक सिटी में, वो दो चीजों से मिल के बने हैं। कंसिस्ट ऑफ किससे, एक फिक्स्ड चार्ज से, एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, और तुमने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की उसका भी चार्ज लगेगा भाई। फिक्स चार्ज देना है, साथ के साथ में डिस्टेंस कवर की वो चार्ज भी देना है। नाउ नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाला फंडा आ गया। डिस्टेंस कितनी चली, 10 किलोमीटर, तो चार्ज पेड इज 105 रुपये। 10 किलोमीटर चलने पे 105 रुपये पे किए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 15 किलोमीटर चलने पे चार्ज जो पे हुआ वो हुआ 155 रुपये। बहुत बढ़िया, एक नंबर चीज है भैया, 155 रुपये भी पे हुए। नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है 2 वेरिएबल्स में। तो पहला वेरिएबल क्या है, फिक्स्ड चार्ज पूछा उसने, और दूसरा पूछा चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें दो चीजें माननी पड़ेगी, एक फिक्स्ड चार्ज मानना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर मानना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला फाइंड टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, ठीक है, इतनी चीज समझ ली थी। क्वेश्चन को समझते समझते फिक्स्ड चार्ज पे आए, चार्ज पर किलोमीटर पे, साथ में एडिशनल चीज पूछी है, फाइंड टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले तो भैया फिक्स्ड चार्ज निकालना है, चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, तो उससे वो भी निकाल लेंगे। साथ के साथ में हमको 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिए हुए हैं, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिए हुए हैं। दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो इक्वेशन बन जाएगी, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, हम मानते हैं लेट अस कंसिडर दैट, दो चीजें माननी पड़ेगी, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। लेट अस कंसिडर दैट फिक्स्ड टैक्सी चार्ज इज एक्स क्या, अरे भाई 100 रुपये, भाई 155 105 रुपये लग रहे हैं, तो फिक्स्ड टैक्सी का चार्ज जो है, जो फिक्स है, आप टैक्सी में बैठे इतना फिक्स आपको देना है। फिक्स का मतलब देना ही देना है, 100 रुपये। नेक्स्ट और दे रहा है, एक और चार्ज है जो कि पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। तो चार्ज पर किलोमीटर इस कितने रुपए है चार्ज पर किलोमीटर, तो ये है वाई रुपए लगेंगे भाई साहब आपको पर किलोमीटर के। अब ये जो पर वाली जो बात है ना, फिक्स्ड, आप टैक्सी में बैठे
तो आपको x रुपए लगने हैं। अब ये जो चार्ज पर किलोमीटर है ना, आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं इसके हिसाब से लगेंगे। मान लो कि 1 किलोमीटर चला तो इसने क्या बोला, y रुपए पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर y रुपए। मान लो मैं 5 किलोमीटर चला दो, ये बोल देगा बिल्कुल कोई बात नहीं, x तो तुम्हारा बैठने का प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y रुपए। 1 किलोमीटर का 5 y रुपए है तो 5 किलोमीटर का 5y हो जाएगा। इसी हिसाब से जब हमको उसने दिया हुआ है तो हम इक्वेशन से बना लेंगे फ्रॉम अबव, ये जो हमको इंफॉर्मेशन दी है वो इससे फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन 10 किलोमीटर के लिए एक इंफॉर्मेशन है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपए। फॉर अबव इंफॉर्मेशन 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। तो भाई साहब इक्वेशन क्या बनेगी, आप टैक्सी में बैठे तो आप बोल दोगे बिल्कुल टैक्सी में बैठे तो x रुपए लगे मेरे, प्लस आप 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर चलने के y रुपए हैं, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 10y हो जाएगा बिल्कुल। और ये टोटल पैसे बनेंगे बैठने का और साथ में 10 किलोमीटर चलने का, ये पैसे बने 105 रुपए। इस इक्वेशन को फॉर्म करने में बेटा जिस भी बच्चे को दिक्कत हुई है मुझे बिल्कुल ज़रूर बता देना कि इस इक्वेशन को फॉर्म करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही तो बात है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको इंटरप्रेट करना, ब्रेन को चलाना और इक्वेशंस बनाना। ठीक, 10 किलोमीटर चार्ज हमने 105 रुपये लिया है, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए टैक्सी में तुम बैठे, फिक्स चार्ज x रुपये, प्लस 1 किलोमीटर चलने के लिए y रुपये लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपये इज इक्वल टू 105 रुपये। वैसे नेक्स्ट हमारे पास 15 किलोमीटर था। 15 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155, 155 रुपये। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x रुपये तो है ही सही, प्लस 1 किलोमीटर के लिए y रुपये हैं, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y इज इक्वल टू 155। तो भाई साहब ये थी तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ भाई, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी xy दिख रहा है, यहाँ पे भी xy दिख रहा है, तो दो इक्वेशन है। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x इज इक्वल टू y के टर्म में निकाल देते हैं, इसमें फेंक देते हैं, कोई बात नहीं। हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये है 105, तो ये हो जाएगा 105। ये 10y पॉजिटिव का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y पुटिंग इनटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y निकाला और इसको किसमें रख दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। देखते हैं कैसे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, x की जगह पर क्या आ जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। y को एक साथ कर लेते हैं, नंबरों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये 15 माइनस का 10y प्लस का 5y, तो इसको क्या कर देंगे 15y माइनस का 10y ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 155। ये जो प्लस का 105 था ये उधर चले जाएगा, तो माइनस का ये 155 माइनस का 105 हो जाएगा। किसी को इससे कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 15y माइनस का 10y इज इक्वल टू 155। यहीं पे 15y में से 10y गए तो आप बोल दोगे सर ये तो 5y बने, इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो कितने रुपए 50 बचा। 155 में से 105 घटा दूंगा तो 50 रहेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10 रुपये प्रति किलोमीटर। y की वैल्यू आ गई भाई साहब,
ये आपकी y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो अगला क्या है, अगला काम क्या करेंगे हम, पुटिंग y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 किस में रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग y इज इक्वल टू 10, तुम्हारी इच्छा हो तो y इज इक्वल टू 10 2 में रख लेना, 1 में रख लेना, कोई तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो ये क्या है इक्वेशन, ये हो गई x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पुटिंग y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या हो गया 10, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 105, 105 आ गया, ये हो गया x प्लस 10 धाम 100, 100 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5 रुपीज। हमारे पास x इज इक्वल टू 5 रुपीज आ गई, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 रुपीज नहीं है 10 रुपीज पर किलोमीटर, फ्लेक्सिबल चार्ज है ये, ठीक है। यहां तक हमने देखा, सॉल्यूशन बिल्कुल मारा और हमने x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 निकाल लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में अभी पूछ रहा है फाइंड टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज रहेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए आपको कैसे बनाओगे, आप इक्वेशन कैसे बनाओगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे बच्चों। 25 किलोमीटर के लिए तुम टैक्सी में बैठे, x रुपए तो वहीं पे लग गए क्योंकि ये फिक्स है, प्लस 1 किलोमीटर के लिए y रुपए लगते हैं, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y लगेंगे। पैसे क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे 5, x इज इक्वल टू 5 रख दोगे, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 10 रुपीज पर किलोमीटर, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 25 पे 10 का गुणा, तो 250 एक जीरो लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 255 रुपीज। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, लेकिन कैसे ये हमारी जो सूझबूझ है और समझदारी से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं चुटकियों में, तो समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का रिकैप मार देता हूँ। हमें क्या करना है, जब भी बड़े क्वेश्चंस है उसमें से इंफॉर्मेशन पिकअप करनी पड़ेगी। जैसे कि हम फूलों में से जैसे कि हम कपास का झाड़ बोल सकते हैं, छोटा सा पेड़ है, उसमें से कैसे हम कपास पिकअप करते हैं, वैसे ही हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है पिक करना रहता है, निकालना रहता है। कैसे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हमने देखा टैक्सी के चार्ज की बात हो रही है, टैक्सी पे बैठने के लिए पैसों की बात हो रही है। उसने बोला सिटी में 2 चार्ज लग रहे हैं, एक फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज टैक्सी में बैठने का और दूसरा चार्ज वो किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, जितना तुम किलोमीटर चलोगे उस हिसाब से। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, 15 किलोमीटर के लिए हमें 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगले ही पल उसने ये पूछ लिया कि अगर इतने और इतने पैसे देने पड़ रहे हैं तो भाई साहब बताओ फिक्स चार्ज, टैक्सी में बैठने पे फिक्स चार्ज कितना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये दोनों चीज़ें निकाल लो और हमें 25 किलोमीटर के लिए पैसे निकाल के बताओ। तो बच्चों हमने कुछ नहीं किया, फिक्स चार्ज को 100 रुपये मान लिया, चार्ज पर किलोमीटर को y रुपये पर किलोमीटर मान लिया। ठीक है, टनाटन। फिर नेक्स्ट चीज जो हमने करी, y रुपये पर किलोमीटर मान लिया, एंड फ्रॉम अवर इंफॉर्मेशन 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपये, तो हमने उस हिसाब से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 ये बना लिया। 15 किलोमीटर के लिए हमने जो चार्ज पे किया वो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 बना लिया। दोनों इक्वेशंस में एक को x इज इक्वल टू दूसरे को y इज इक्वल टू इक्वेट करके फिर हमने इसका सॉल्यूशन मार दिया। तो इस हिसाब से हमारा फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज जो था हमारा फ्लेक्सिबल वो हमारे पास में आ गया। 25 किलोमीटर के लिए हमने इक्वेशन बना ली x प्लस 25y, x प्लस 25y को सॉल्व करा हमने, x और y के वैल्यू रखे तो 255 रुपये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
इसको अच्छे से नोट डाउन करो जब तक कि मैं दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ। इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना, पॉज कर लिया करो वीडियो को। मैं जैसे ही आता हूँ तो नेक्स्ट तुम्हारे सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ जाएगा। सो हेलो दोस्तों, ये आ गया है आपका 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसको देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, ये किस बारे में बात कर रहा है। हर एक क्वेश्चन में तुमको बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन एक कहानी बताता है अपने आप में, तुमसे कुछ जानता है, खुद के बारे में कुछ बताता है, और उसके बाद में तुमको डीप डाउन तुम्हारा मैथमेटिक्स टेस्ट करता है, और लास्ट में तुम्हारा जब आंसर आ जाता है तो वो वेरीफाई करता है कि हाँ इस एंगल से तुम्हारा दिमाग चलता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें रहती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तुम्हारा माइंड इंटरप्रेट करने के लिए आते हैं। इस क्वेश्चन के केस में देखो ये क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिन्हें इस टर्म का नाम मालूम है, फ्रैक्शन। मैं तुमसे पूछूं फ्रैक्शन क्या होता है तो तुम बोल सकते हो रेशनल नंबर सर, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 5/6 फ्रैक्शन है, 4/6 एक फ्रैक्शन है, तो तुम बोल दोगे सर 4/6 को एक काम करो ना, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2/3 एक फ्रैक्शन हो गया, 4/6 2/3 हो गया, 11/7 एक फ्रैक्शन हो गया। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको फ्रैक्शन बोल रहे हैं। उनने क्या बोला, तुमको यही समझ जाना चाहिए था कि एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है अगर दोनों को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये जो p है इसको बेटा ऊपर वाली चीज को बोला जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो फ्रैक्शन के नीचे वाली चीज है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब आपने p/q के फॉर्म में लिख दिया ना, तो जो ऊपर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर कहलाती है। इतनी चीज समझ ली। तो अब हमें क्या चीज, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर दैट फ्रैक्शन इज। अब फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इज, मान लो p/q है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज p/q। ठीक है, हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर दैट फ्रैक्शन इज p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और आगे करते हैं। तो जहां पे एक चीज और हम बता देते हैं, ठीक है, इस चीज को हमने यहां तक समझा। सॉरी बच्चों, बार बार ऑफिस ऑफिस ऑफिस, छुट्टी होने के बाद भी चैन नहीं है। तो ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट फ्रैक्शन इज p/q। तो जहां पे वेयर हम थोड़ा सा ये भी लिख देंगे, p क्या है थोड़ा सा बता दो उसको कि p एक न्यूमरेटर है एंड q इज डिनोमिनेटर। ठीक है, इतनी सी बात जो हमको पता थी वो हमने लिख के उनको बता दी। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा ऐसे नंबर्स, रेशनल इरेशनल नंबर्स तो पढ़े ना, जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, वही बेटा फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, वेयर p इज न्यूमरेटर, q इज डिनोमिनेटर। फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन हमको इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये जो फ्रैक्शन है ये p/q 9/11 बन जाता है भाई साहब, 9/11 बन जाता है। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दो किस में जोड़ना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपका जो p है अगर आप इसमें 2 जोड़ देते हो और जो q है उसमें भी 2 जोड़ देते हो, तो ये p+2 और q+2 तुमने अगर 2 जोड़ा तो ये 9/11 हो जाएगा। चीज यहां तक समझ में आई, क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको हमने कैसे इंटरप्रेट किया ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज लिख ली। अब इसकी एक इक्वेशन बना ले, ये जो भाई ये जो p और q लिखा हुआ है तो इसकी एक इक्वेशन बना ले। तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो इधर साइड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन
11 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय पी प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे हल्का सा, तो क्या आएगा 11p प्लस 11 दुआ 22 इज इक्वल टू 9 का मतलब ये जो 11 है इसका यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी हुआ, ये 9 है, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9q प्लस 9 दुआ 18। पी पी क्यू क्यू को एक साइड ले लेंगे, अननोन्स को एक साइड ले लेते हैं, नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 11p, ये 9q पॉजिटिव का था तो इधर आएगा तो माइनस का 9q इज इक्वल टू, ये 18 था, 18 तो इधर ही रहेगा, माइनस क्यों हो जाएगा, ये 22 पॉजिटिव का इधर साइड था तो इधर आके माइनस का 22 हो जाएगा। तो 18 में से 22 गए, या फिर ये बोलो कि बेटा 22 में से 8 जाएंगे, सॉरी 22 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 क्यों नेगेटिव के बचेंगे, क्योंकि 22 बड़ा है और उसके पास में नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गई बेटा तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। चीज़ समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, मेथड समझ में आई। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे हमने ये बना लिया, एंड अल्सो हमको और क्या दिया हुआ है, हमको और दिया हुआ है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी अगर 3 जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 5/6, ये बन जाता है 5/6। ठीक है भाई साहब, 5/6 बन जाता है। सेम चीज़ ये जो टर्म है इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 5q प्लस 3। इस मैथमेटिक्स में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 6 है, 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6p, वही 6 बीच में प्लस का साइन वैसा का वैसा, ये 6 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18 इज इक्वल टू 5 का q में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5q प्लस 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15। वेरिएबल्स जो है p और q एक साइड ले लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6p, 5q इधर आएगा तो नेगेटिव का 5q इज इक्वल टू, ये है 15, पॉजिटिव का 15 माइनस ये 18 इधर से उधर जाएगा तो नेगेटिव का 18 हो जाएगा। 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, लेकिन 18 बड़ा था नेगेटिव साइन के साथ तो माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इक्वेशन नंबर 2 बन गई तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हमारी इस हिसाब से बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से निकालो p के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन। देखो p और q दो वेरिएबल्स रहते हैं, तो हम क्या है कि अगर p की वैल्यू रख दें तो q हो जाता है, इससे सॉर्ट आउट हो जाती चीज़ें, और अगर q की वैल्यू रख दें तो pp हो जाएगा, उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं 11p इज इक्वल टू, ये जो 9q है उधर चले जाएगा तो प्लस का 9q, ये माइनस का 4 वैसा का वैसा तो माइनस का 4, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q माइनस का 4 डिवाइड बाई 11। इन चीज़ों में किन बच्चों को दिक्कत आती है कि मैंने जो डायरेक्ट लिख दिया 11p, ये 9q को डायरेक्ट मैंने उधर ले गया, ये -4 तो इधर था सर, पीछे कैसे चले गया। इसको तुम अगर आगे भी लिख दोगे पीछे भी लिख दोगे कोई समस्या नहीं है। इसलिए लिखा जाता है कि पॉजिटिव चीज़ आ गई उसमें से माइनस करके लिख दिया, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खपाना नहीं पड़े तुम्हें। और ये जो 11 यहाँ पे था नीचे चले जाएगा, ये 11 नीचे चले जाएगा, तो p इज इक्वल टू 9q माइनस 11/4। इसको क्या किस में रखेंगे, पुटिंग p इज इक्वल टू 9q माइनस 4/11 इन इक्वेशन नंबर 2 में p इज इक्वल टू ये रख दो। तो इक्वेशन नंबर 2 तो आप बोलोगे कि सर ये रही, तो मैं बोल रहा बिल्कुल भैया, एक काम करो 6 मल्टीप्लाई बाई p की जगह पे रख दोगे तो ये हो जाएगा 9q माइनस का 4 डिवाइड बाई 11। ठीक, माइनस का वैसा का वैसा 5q इज इक्वल टू माइनस का 3। चीज़ समझ में आ रही है।
स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो गई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है चीज़ें, स्पीड ज़्यादा नहीं हो गई ना। हमने क्या किया, P/Q के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे P एक न्यूमरेटर है, Q एक डिनोमिनेटर है। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बच्चा, उसके हिसाब से हमने क्या किया, P+2 डिवाइड बाई Q+2 किया, तो ये 9/11 बन गया। उसने यही बोला था फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर दो हम दोनों जगह ऐड करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दो हमने जोड़ दिया, सिंपल सा मैथ था। ये 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर साइड चले जाएगा, तो 9 से ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से एक इक्वेशन निकाली। दूसरी चीज़ जो हमको दी हुई थी कि 3 दोनों जगह ऐड करें, अगर हमने दोनों जगह 3 ऐड किया तो 5/6 हो जाता है। 6 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर हो जाएगा, इसका ऊपर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 निकाली। ये इक्वेशंस निकालने में क्या होता है कि जो प्लस माइनस के जो भी बच्चा खेल सीख गया है कि जो प्लस इधर से उधर जाएगा तो इधर अगर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस इतना सा जिन बच्चों के हाथ बैठ गए ना, उनके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या है 11p को Q के फॉर्म में निकाल लिया और उसको किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 ये चीज़ रखी अब हमने। अब यहाँ पे एक फंडा आता है कि ये जो ऊपर वाली टर्म्स है उनको एक कर दिया जाए, नीचे वाली टर्म्स को एक कर दिया जाए। तो 5Q के नीचे कुछ नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया 1। एलसीएम तुमको पता ही है, 11 और 1 का एलसीएम आएगा तो 11 आएगा। एलसीएम यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया। यहाँ फिर एक चीज़ और रहती है कि कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया डिवाइड में 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो ये बच गया 6 मल्टीप्लाई बाय 9Q माइनस का 4। माइनस का साइन था, माइनस का साइन वैसे के वैसे बीच में, ये हो जाएगा 5Q मल्टीप्लाई बाय ये जो है 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। यहाँ तक किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको इधर ले आए हम, इधर तो तुम नोट डाउन कर ही लोगे अच्छे से। वीडियो को पॉज कर लो, अभी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर इसी टर्म्स को मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ओके, इसी चीज़ को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। चलो ये इक्वेशंस के यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं। हो सकता है किसी बच्चों को मेरी स्पीड ज़्यादा भी लग रही हो सकता है किसी को ये सारी चीज़ें आती हो तो कम भी लग रही हो। बाकी लेट मी नो कि तुम्हें स्पीड कैसी क्या लग रही है, तो मुझे ज़रूर बताना, अपने कमेंट्स के जरिए ही मैं तुम तक पहुंच पाऊंगा। तो अब क्या होता है, ये जो 11 आ गया है तो 11 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी इन टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 6 नमकी 54, ये क्या हो जाएगा 54Q। माइनस का साइन बीच में था, माइनस 6 चौका 4 6 32 माइनस 5Q मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 पंजे 55Q इज इक्वल टू, ये जो 11 इधर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 दिया 33। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी यार, 6 चौका 24 में, वही तो बोल रहा हूँ, 6 4 24 होता है भाई साहब। गलतियाँ किसी से भी हो जाती है, बाकी हम देख पाएँ ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। हमने वही देखा कि एक बार 6 नंबर की 54, 6 चौका 24, 24 आना चाहिए, 32 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अपन ने पकड़ी एक गलती, 54Q माइनस का 55Q, तो 55 बड़ा है, 55 में से 54 जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस का Q इज इक्वल टू, ये है माइनस का 33। ये 24 इधर नेगेटिव का था, उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो इस हिसाब से माइनस का Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 में से 24 गए तो बचेंगे 9, 33 बड़ा था तो माइनस, ये माइनस साइन से ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 9। हमको पता था कि P/Q, Q क्या था, डिनोमिनेटर था, तो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 9। ठीक है, इस चीज़ को रब कर देता हूँ, इस इक्वेशन को, ये वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुई है तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चीज़ें सीखनी है भाई साहब, जितनी चीज़ें सीखेंगे
उतने सारे मेथड्स हम सीख पाएंगे और आगे तुम्हारी एग्जाम्स में बहुत काम आएगा ये। q इज इक्वल्स टू 9 आ गया, तो पुटिंग q इज इक्वल्स टू 9 इन किस इक्वेशन में डालें, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 11p माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल्स टू 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस का 4। ठीक है, तो 11p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब ये जो 99 है, 99 उधर जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 है, 9 9 जा 81 है, तो ये प्लस का चले जाएगा, 81 इधर हो जाएगा। भाई इस चीज को मैं 81 लिख सकता हूँ, तो ये माइनस का 81 था, ये उधर गया तो प्लस का 81 हो गया, तो 11p इज इक्वल्स टू कितना हो गया 11p इज इक्वल्स टू 81 में से 4 जाएंगे, 1 घटा लो 3 घटा लो, बच जाएंगे 77, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास में p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू आ गया 7। तो इस हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, हमारे पास आंसर आ गया ना भाई साहब, q इज इक्वल्स टू 9 आ गया, p इज इक्वल्स टू 7 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन इज p बाय q इज इक्वल्स टू p क्या है 7 डिवाइड बाय 9। ठीक है भाई साहब, इस हिसाब से ये क्वेश्चन का तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाता है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक तुमको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं, बट शॉर्ट ट्रिक के पहले मैं तुमको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक से तुम्हारा आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन के मार्क्स है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको। शॉर्टकट तो मैं तुमको बता सकता हूं 1 मिनट के अंदर, ये जो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, शॉर्टकट में जो बताने जा रहा हूं 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड के अंदर इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ये सारी पूरी भसड़ तुमको नहीं करनी पड़ेगी, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर हम इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन लाना बड़ी बात नहीं है, आपको इन स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी स्टेप्स फॉलो अप करनी है। जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं तुमको निकालना तो सिखाई देता हूँ कि कैसे ये तुरंत डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से चल रही थी पिक्चर, यहाँ पे आई थी, इतना मैच हुआ था, इसके बाद में यहाँ आए थे और ये किया। तुम देख रहे होंगे कि कैसे मेरा हाथ से ये सारे जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही आसानी से होते चले जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मैथ से ज़्यादा करना, अपने हाथों को पूरा फ्री हैंड चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हाथों का यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स पेन और कॉपी पे ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ रहे हैं, तो इससे भी ये मैथमेटिक्स थोड़ा आसान होता है और यही सब फंडा है। तो चलो इसका मैं तुमको आंसर बताता हूँ 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 7/9 इसका आंसर आया था। अब देखो शॉर्ट ट्रिक का क्या है ना, मतलब शॉर्ट ट्रिक तभी काम में आती है भाई साहब, समझो जरा बात। शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे काम आती है, शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही नहीं बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाने के पीछे कंडीशंस रहती है, सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तभी शॉर्ट ट्रिक काम में आएगी। क्वेश्चन में आ जाए कि फ्रिक्शन फाइंड करो, तो तुमको पता है फ्रिक्शन x/y या फिर p/q रहता है। तुमको बोला है फ्रिक्शन फाइंड करो, तुमको पता है फ्रिक्शन p/q रहता है। अब एक कंडीशन, जब वो सेम चीज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करे, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेम जो है वो सेम चीज ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज ऐड और सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन, जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में अगर ऐड हो रहा है तो एडेड ही होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 9 बाय जो 11 तुम्हारा दिया हुआ है इसमें से 2 हटा दो, 11 में से 2 हटा दो, 9 में से 2 गए तो बचे 7, 7/9, ये हो गया तुम्हारा आंसर। 2 ऐड करने का बोला था ना भाई साहब, 2 अगर तुम इसमें ऐड कर रहे हो, 2 अगर तुम ऐड कर रहे हो तो 2 फिर वापस दोनों में से घटा दो, 7/9। सिमिलरली उसने क्या बोला कि इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड कर देते हो तो 5/6 होता है, तो 5/6 जो है 3 ऐड करने पे ये 5/6 बन गया। तो 5/6 का उस फ्रैक्शन में 3 ऐड करने पे
तो x प्लस 3 ऐड करने पे y प्लस 3 ऐड करने पे ये 5/6 बन गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम फंस सकते हो। कैसे कि ये जो चीज़ थी जो हमारी 7/9 था, अब इस पे तुमने 3 ऐड किया और 3 ऐड किया तो ये कितना हो गया 7 3 10 डिवाइड बाय 9 3 12, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10 2 6 12 5/6। बाकी इसका अगर तुम रिवर्स निकालना चाहते हो कि 3 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो 5 में से 3 निकाल लोगे, 5 में से 3 गए और 6 में से 3 गए, तो ये तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा 2/3। बाकी हमारा फ्रैक्शन तो था 7/9। तो ऐसा है कि एक चीज़ से जो तुम्हारी जो चीज़ आ रही है वो दूसरे से आ जाए वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए शॉर्टकट्स के जो फंडे रहते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड जगह पे लगते हैं। अगर आपको एक ही कंडीशन दी हुई है और इस हिसाब से अगर दोनों कंडीशंस आ गई तो आपका जो शॉर्टकट मेथड है वो डायरेक्टली आप फंस सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि इस मेथड से ये 2 माइनस करने पे तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें से 3 माइनस करने पे ये आंसर नहीं आया, तो ये मेथड यहाँ पे काम नहीं देने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, फ्रैक्शन क्या होता है ये चीज़ हमने समझ ली है। तो नेक्स्ट फिर अब जो क्वेश्चन है अगला वो बताता हूँ तुम्हें। सो बच्चों, तुम्हारे सामने एक और नया क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन की खासियत बता दूं, ये क्वेश्चन आया है CBSE 2024 में 2 या फिर 3 मार्क्स का है, क्या है ये, या फिर 4 मार्क्स का था, मार्क्स पता नहीं है, लेकिन CBSE 2024 में आया है। आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन की ये खासियत है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। एज बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम में कोई ना कोई आता ही है। यहाँ तक कि मैं बता दूं ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस है। फेवरेटली एज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बात ये करी जाती है कि अभी 5 साल पहले मान लो कि यशवंत में और अभिजीत मान लो, तो अभिजीत से मैं 5 साल पहले 2 गुना बड़ा था, 10 साल बाद में मैं 3 गुना उससे बड़ा हो जाऊंगा, तो अभी मेरी और अभिजीत की अभी एज क्या होगी। तो इस हिसाब से एज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये इक्वेशंस मतलब कि लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन रहते हैं 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति विशेष की बात हो रही होती है, 2 पर्सन्स की बात हो रही होती है। तो इसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे ये हमारा बड़ा मुद्दा रहता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमारी कट टू कट प्रोसेस रहती है एज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक्स फाउंडेशन हम मजबूत कर लेंगे, कैसे इसको इंटरप्रेट करके हमको क्वेश्चन को इक्वेशंस बनानी रहती है। इन क्वेश्चंस का यही मैटर है कि इक्वेशंस बनाना यहाँ तक डिफिकल्ट है। जैसे आपकी इक्वेशंस बनने लग गई तो आगे की कहानी बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम जो सॉल्व करते हैं वही करना रहता है। इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या कि 3 years अगो, इंग्लिश 3 years अगो, 3 साल पहले रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो रश्मि की जो एज थी, ओल्ड मतलब कि वही एज, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो नजमा की जो एज थी उस टाइम पे 3 साल पहले, तो रश्मि की एज उससे 3 गुना ज्यादा थी। 3 साल पहले की बात चल रही है भाई साहब। नेक्स्ट पोर्शन में वो क्या दे रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद। पहले 3 साल पहले की बात करी, अब बात कर रहा है 10 साल बाद। रश्मि विल बी, देखो ये जो सेंटेंस में वॉज आया मतलब पास्ट की बात हो रही है, विल बी मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। रश्मि विल बी ट्वाइस मतलब कि डबल, 2 गुना, थ्राइस मतलब कि 3 गुना, एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। तो वो अभी की एज पूछ रहा है भाई साहब कि अभी वो कितनी उनकी एज कितनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर दैट, हमें मानना पड़ेगा, ये चीज तो हमारी फेवरेट है। लेट अस कंसीडर दैट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी है x। तो भाई साहब x क्या, x ईयर्स, एक साल की रश्मि है, और प्रेजेंटली जो कि हमको फाइंड करना है प्रेजेंट एज, वही हम मान लेते हैं प्रेजेंट ऑफ नजमा y ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स और y ईयर्स प्रेजेंट एज हमने मान ली।
तो अब इक्वेशंस जो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से हम इक्वेशंस बनाते हैं फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें लिख लिख के तुम्हारे हाथ बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे। जैसे कि हम हिंदी में लिखते थे, इस चीज़ को हम क्या लिखते थे, माना कि वर्तमान रश्मि की आयु x साल है, वर्तमान नज़मा की आयु y साल है, और नीचे लिखते थे ये मान लिया, उसके बाद हम लिखते थे दिया गया है। अपन तो हिंदी मीडियम से है ना, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट लिखते थे अपन कि 3 years अगो, 3 साल पहले की बात हो रही है, रश्मि वॉज थ्राइस ओल्ड एज नज़मा। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये बताओ कि 3 साल पहले रश्मि की एज कितनी हुई होगी। एक चीज मेरे को ये समझा दो। तो तुम बोलोगे सर अभी x साल की है, तो 3 साल पहले सर x - 3 की रही होगी। अरे मान लो कि 10 साल की है, तो 10 में से 3 घटा दूंगा, 7 साल की 3 साल पहले। अगर ये 5 साल की रही होगी तो 5 में से 3 घटा दूंगा तो 2 साल की बच्ची। तो आपने बोला कि सर इसमें कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, रश्मि की एज 3 साल पहले x - 3 है, तो उसने यही बोला 3 साल पहले रश्मि की एज, और तो नज़मा की एज कितनी रही होगी, तो नज़मा की एज तुम बता दोगे कि सर y - 3। अरे भाई अभी वर्तमान में वो x साल की और y साल की है, तो 3 साल पहले तो x - 3 साल की, y - 3 साल की। तो अब क्या दिया है कि बड़ा कौन है, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा, मतलब रश्मि की जो उस साल जो उम्र थी वो 3 गुना थी उस टाइम की नज़मा की। तो 3 गुना मतलब क्या होता है, थ्राइस मतलब 3, गुना मतलब जो उसकी एज थी उसकी 3 गुना थी। किसकी एज, रश्मि की एज। चीज समझ में आई। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनाते आने चाहिए बच्चा। अगर ये इक्वेशन हमने गलत बना ली, हमारा क्वेश्चन यहीं से आउट हो जाएगा। एज बेस्ड क्वेश्चंस अभी अच्छे से सीखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भर भर के आते हैं और वहां पे तुम चुटकी बचा के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये इक्वेशन बनाने में किसी को समस्या हो, किसी को कुछ आपत्ति हो तो मुझे बताओ। एज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ये बनाने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। 3 साल पहले रश्मि की एज, ये हो गई 3 साल पहले नज़मा की एज। बाकी क्वेश्चन में बोला है रश्मि वॉज थ्राइस, रश्मि 3 गुना थी, थ्राइस एज ओल्ड, 3 गुना एज उसकी थी, एज ओल्ड, थ्राइस ओल्ड एज नज़मा आयु, मतलब नज़मा की एज से 3 गुना ज़्यादा थी रश्मि की एज। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लेते थोड़ा। ये हो जाएगा x - 3 इज इक्वस टू, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y, ये वापस 3y माइनस का 3 दिया 9, ठीक है। ठीक, x और y को एक साथ कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से x, ये 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, ठीक है। x माइनस का 3y इज इक्वल टू, ये था माइनस का 9 वैसा का वैसा, माइनस का 9, ये 3 इधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 3, ये बना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x - 3y इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6। ये बन गई भाई साहब हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। 2 वेरिएबल्स की कहानी यही रहती है कि कम से कम 2 कंडीशंस उसमें दी जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमको दी गई थी कि रश्मि 3 साल पहले रश्मि की आयु 3 गुना थी नज़मा की आयु की, उसका हिंदी वर्जन जो मैं बोल रहा हूँ यही है। एंड अल्सो, और हमको क्या दिया हुआ है, एंड अल्सो हमको और क्या दिया हुआ है, फ्यूचर की बात। जब वो पास्ट की बात करेगा तो हम एज में से घटाएंगे, जब फ्यूचर की बात करेगा तो हम प्रेजेंट एज में वो एज जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद में रश्मि की एज क्या हो जाएगी, तुमको पता है x + 10, रश्मि की अभी जो एज है वो x + 10 हो जाएगी। तो नज़मा की एज कितनी हो जाएगी, y + 10। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कोई इसमें लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना है। 10 साल बाद 10 years लेटर, लेटर मतलब कि बाद में रश्मि की आयु x + 10 हो जाएगी, नज़मा की आयु y + 10 हो जाएगी। विल बी मतलब होगी ट्वाइस ओल्ड एज नज़मा, मतलब नज़मा की जो एज रहेगी उसकी 2 गुना रहेगी। 2 गुना मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 का मल्टीप्लाई नज़मा की एज की 2 गुना किसकी एज हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगी रश्मि की एज। यहाँ से कोई फंडा समझ में आ रहा है, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। ये इक्वेशन बनाने में अगर हमने गलती कर दी तो सब पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x+10 कर देंगे इसको, इज इक्वल टू, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2y, फिर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x, 2y को इधर ले आओ तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये 20 वैसा का वैसा 20, ये 10 जो था ये पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बन गई वो हो गई x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन आ गई, तो हम तो सॉर्ट आउट कर ही लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई की टर्म में लाके उसमें रख देंगे, या फिर यहाँ यहीं से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये 2y उधर जाएगा 10 प्लस 2y। इक्वेशन नंबर 2 से क्या हुआ, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y, 10 प्लस 2y, इसको पुट किस में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है तो 1 में रख देते हैं। 1 इक्वेशन में x इज इक्वल टू रख देते हैं 10 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू रख दो 10 प्लस 2y, x इज इक्वल टू तुम रखोगे 10 प्लस 2y, y में क्या लिखा हुआ है माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना आया था माइनस का 6, ये आ गया बेटा माइनस का 6। अब ये नंबर को एक साइड ले जाओ, इसको एक साइड रहने दो, 2y में से ये क्या बन जाएगा 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये 10 पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। 2y में से 3y में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा जो कि नेगेटिव वाला, इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 6, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस का साइन वैसे ही बच जाएगा, ये माइनस के साइन से ये माइनस का साइन उड़ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। y इज इक्वल टू 16 मतलब कि नज़मा की आयु आ गई है। नज़मा की अगर आयु आ गई है तो इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू 16 रख दो, तो पुटिंग यहाँ से हमारे पास एज आ गई, पुटिंग y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम रखते हैं अगर, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू रख दिया 16 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 टू जा 32, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 प्लस 10, 16 32 प्लस 2 32 प्लस 10, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 16 दोनों 32, तो ये हो जाएगा 32 से 42, ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 42। बात समझ में आई, किस हिसाब से हमारी x इज इक्वल टू 16 y इज इक्वल टू 42 आ गई है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर प्रेजेंट एज, ये हमारी जो आई है ये आई है प्रेजेंट एज। तो अब कोई आपसे ट्विस्ट करके पूछ ले कि 3 साल पहले इनकी एज बताओ, तो इसमें से 3 घटा दोगे, 16 माइनस 3 13 साल हो जाएगी, 42 माइनस 3 39 ईयर्स हो जाएगी। वही बात बताना चाह रहा हूं। तो प्रेजेंट एज अभी तो हम लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज 42 ईयर्स, जो कि x की वैल्यू थी, और प्रेजेंट एज ऑफ नज़मा इज 16 ईयर्स। बात समझ में आई, कितने प्यारे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को एज वाले क्वेश्चन को तुम्हारे सामने पुटअप किया है। बात समझ में आ रही है, कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, सारी एक एक फैक्ट समझे। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जरूरी था इक्वेशंस फॉर्म करना बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अच्छे से फॉर्म कर ली हमने, बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री और रेस्ट इज द आवर डेली प्रैक्टिस, ठीक है। इस हिसाब से हमारा एक एज वाला क्वेश्चन सीबीएसई क्वेश्चन 2024 भी समाप्त होता है, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एज बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया, इससे हमारा एज बेस्ड भी हमारा थोड़ा सा नॉलेज खुला।
तो इस एक्सरसाइज को हम 3.2 को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, अगर कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन बच्चों आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉर्ट आउट करवा दूंगा। बीच में एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, उसके बारे में मुझे ज़रूर मैसेज कर देना। ये सारी चीज़ें सीखी। 3.2 एक्सरसाइज में कोई सा क्वेश्चन नहीं आया हो वो ज़रूर बता देना, ठीक है। इसी क्लास को अपन यहीं पे ही सम अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ में। और मैं बता दूं इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। एक बार मैंने रिकॉर्ड पूरा कर लिया था, ये सेकेंड टाइम है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो फीडबैक दो, पूरा वीडियोस को देखा करो आखिरी तक, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।